अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। दुनिया के किसी भी हिस्से में दहशतगर्दी का कोई भी वाकया हो, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, क्योंकि दहशतगर्दी ना किसी मजहब को मानती है, ना कौमियत को, और ना ही सरहदों की कैद को तस्लीम करती है। दहशतगर्दी दरअसल इंसानियत के खिलाफ ऐलानी जंग है, जिसमें मासूम जानें निशाना बनती हैं, खानदान उजड़ते हैं और माशरे खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाते हैं। यही वजह है कि आलमी बरादरी हर ऐसे वाक़े पर मुत्तफ़िक़ नज़र आती है कि दहशतगर्दी का कोई जवाज़ नहीं हो सकता, चाहे उसके पीछे कोई भी नज़रिया या मुहर्रिक क्यों ना हो। इसी तनाजुर में ऑस्ट्रेलिया के मारूफ शहर सिडनी में साहिल समंदर पर पेश आने वाला फायरिंग का अफसोसनाक वाक़या दुनिया भर की तवज्जो का मरकज़ बन गया है। इत्तलात के मुताबिक ये हमला अचानक और इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में किया गया, जहाँ यहूदियों के त्यौहार की तकरीब के दौरान मौजूद शहरियों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। इस हमले के नतीजे में हलाक होने वालों की तादाद 16 तक जा पहुंची है, जबकि 2 पुलिस एहलकारों समेत कम अज़ कम 40 अफराद जख्मी हुए। जाए वकुआ पर खौफ व हिरास फैल गया और सिडनी जैसे पुरअमन शहर में एक लम्हे में क़यामत का मंजर देखने में आया। तहकीकात से यह बात सामने आई कि यह हमला किसी एक फ़र्द का नहीं, बल्कि बाप बेटे की मनसूबाबंदी का नतीजा था। हमलावरों की शनाख्त 50 साला साजिद अकरम और उसके 24 साला बेटे नवीद अकरम के नाम से हुई है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में साजिद अकरम मारा गया, जबकि नवीद अकरम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद ये कि हमलावरों की गाड़ी से धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नुकसान इससे कहीं ज्यादा हो सकता था। तहकीकी इदारों के मुताबिक साजिद अकरम 1998 में स्टडी वीज़े पर ऑस्ट्रेलिया आया था, जबकि उसका बेटा नवीद अकरम वही पैदा हुआ, वही पला बढ़ा। इत्तलात के मुताबिक साजिद अकरम का बुनियादी ताल्लुक अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार से बताया गया है। ताहम इस हवाले से कोई कंफर्म रिपोर्ट्स नहीं है। ताहम बाद की तहकीकात में कई ऐसे पहलू सामने आए हैं जिन्होंने इस केस को मजीद पेचीदा बना दिया है। यही वो नुक्ता था जहां से सोशल मीडिया पर एक नया बयानिया तश्कील दिया जाने लगा। वाक़े के फौरन बाद भारतीय, इजरायली और अफगान सोशल मीडिया का अकाउंट्स जो एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा करने लगे, जिसमें बगैर किसी तस्दीक के ये दावा किया गया कि हमलावर पाकिस्तानी थे और उनका ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा था। भारतीय मीडिया के बाज़ हल्कों से ने भी इस बयानिए को आगे बढ़ाया, जिसका मकसद एक बार फिर पाकिस्तान की साख को आलमी सतह पर मुतासिर करना था। ताहम जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ी, प्रोपेगेंडा दम तोड़ता चला गया और एक अहम मोड़ उस वक्त सामने आया जब साजिद अकरम के साथ काम करने वाले एक शख्स ने एक इंटरव्यू में वाज़ेह तौर पर कहा कि साजिद अकरम का ताल्लुक भारत से था। अब इस बयान ने भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर चलने वाले बयानिए को सख्त धचका पहुंचाया। यूं ये बात साबित हुई कि सिडनी हमले को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिशें हकाइक के बरक्स और बदनीयती पर मबनी थी। अब ऑस्ट्रेलिया में इस अफसोसनाक वाक़े के बाद भारतीय और अफगान सोशल मीडिया अकाउंट्स की सरगर्मियों का जायजा लिया जाए तो एक मुनज़्ज़म मुहिम वाज़े नजर आती है, जिसका हदफ पाकिस्तान था। जैसा कि भारतीय और अफगान सोशल मीडिया ने ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एक पाकिस्तानी नौजवान शेख नवीद को हमलावर करार दिया, जिस पर शेख नवीद ने बजाते खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर एक बयान के जरिए इस प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया। उनका अपने बयान में कहना था कि उनका दहशतगर्दी के किसी वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है। अब इस प्रोपेगेंडा कैंपेन ने ना सिर्फ एक शख्स बल्कि उसके खानदान की जिंदगी को भी खतरे में डाला। अब माजी में भी ऐसे कई वाकयात देखने में आए हैं जहां किसी भी आलमी सानहे के फौरी बाद पाकिस्तान को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराने की कोशिश की गई है। सिडनी हमला भी इसी सिलसिले की एक कड़ी साबित हुआ है, जहां इब्तदाई घंटों में ही मखसूस बयानिया गर्दिश करने लगा। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसे प्रोपेगेंडे की ज़रूरत क्यों महसूस की जाती है। इसका सादा सा जवाब यह है कि खित्ते की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में पाकिस्तान को दबाव में रखना बाज़ क़ुव्वतों के मफाद में भारत की जानिब से आलमी सतह पर खुद को दहशतगर्दी का शिकार और पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सरपरस्त साबित करने की कोशिशें कोई नई नहीं है। ताहम सिडनी वाक़े में जब हक़ाइक़ सामने आए तो ये बयानिया बुरी तरह नाकाम हुआ। नवीद अकरम के साथी के बयान ने न सिर्फ भारतीय मीडिया की साख पर सवालात उठाए, बल्कि ये भी साबित किया कि सच को ज़्यादा देर तक झूठे बयानिए के जरिए दबाया नहीं जा सकता। ये वाक़या इस बात का सबूत है कि झूठ जितनी तेज़ी से फैलता है और सच देर से ही सही लेकिन आखिर सामने आ ही जाता है। दूसरी जानिब अहमद नामी नौजवान का किरदार इस पूरे वाक़े में उम्मीद की किरण बनकर उभरा है। एक मुसलमान का दहशतगर्द को काबू करना इन तमाम बयानियों की नफ़ी करता है जो इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिश करते हैं। अहमद कामल इस बात की दलील है कि मुसलमान माशरों में भी दहशतगर्दी के खिलाफ शदीद नफरत पाई जाती है और आम मुसलमान ही इस दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे मजबूत दीवार बन सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप समेत आलमी शख्सियत से अहमद की तारीफ इस बात की अक्कासी है कि इंसानियत की बुनियाद पर किए गए इक़दामात सरहदों के पाबंद नहीं होते। बहरहाल सिडनी हमला न सिर्फ एक सिक्योरिटी चैलेंज था बल्कि एक बयानियाती जंग भी थी, जिसमें सच और झूठ आमने सामने थे। इस जंग में वक्ती तौर पर झूठ ने शोर ज़रूर मचाया, लेकिन आखिर में सच ने फतह हासिल की। यही सबक है जो आलमी मीडिया, रियासतों और आवाम सबको सीखने की ज़रूरत है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हथियारों से ज़्यादा सच, ज़िम्मेदारी और दयानत से लड़ी जाती है और दहशतगर्दी की कोई कौमियत, कोई मज़हब, कोई ज़बान नहीं है। दहशतगर्दी शुड बी ट्रीटेड एज दहशतगर्दी। डॉक्टर इरफान अली फ़ानी इस वक्त इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं।
अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है। सिडनी के अंदर जो कुछ हुआ उसके फौरी बाद एक प्रोपेगेंडा वॉर शुरू हो गई और इस वाक़े को, इस सानहे को इनफैक्ट जो इंतहाई काबिल मज़म्मत है, इंतहाई और अनजस्टिफाइड है, ये इसको एंटी सेमिटिज्म जो कैंपेन है उसको कहा गया और फिर उसके बाद एक जो प्रोपेगेंडा वॉर शुरू हो गई। हाउ डू यू सी दैट? देखें रेहान, ये जो प्रोपेगेंडा वॉर की आप बात कर रहे हैं, ये हमेशा से कभी भी किसी एक फर्द का जो एक्ट है उसको कलेक्टिवली किसी कम्युनिटी के साथ एसोसिएट नहीं किया जाता रहा। इसी तरह के कुछ वाकयात 1970 के अंदर आप कह लो कि एक जो जॉर्डन का इलाका था जहां पे 4 तैयारों को जला दिया जाता है, पैलेस्टीनियन मूवमेंट जो लिबरेशन मूवमेंट थी उनके लोगों की तरफ से, लेकिन कोई भी इसको इस्लाम के साथ या मुसलमानों के साथ एसोसिएट नहीं करता। फिर 1972 के अंदर भी आप देखते हैं कि जर्मनी के शहर म्यूनिख के अंदर जो है वो समर गेम्स ओलंपिक्स की हो रही होती हैं और वहां पे 12 से 13 कोच के समेत फुटबॉल टीम के जो प्लेयर्स थे इजराइल के, उनको अगवा कर लिया जाता है और उनको भी फिर मार दिया जाता है। लेकिन उस वाकये को भी अरब नेशनलिज्म के साथ तो जोड़ा जाता है या पैलेस्टीनियन लिबरेशन आर्मी के साथ तो जोड़ा जाता है, लेकिन उसको मुसलमानों के साथ या इस्लाम के साथ एसोसिएट नहीं किया जाता। 1979 रेहान वो साल है जिस साल के बाद ये जो नैरेटिव है मुसलमानों को दहशतगर्दी के साथ, इंतहा पसंदी के साथ या फंडामेंटलिज्म के साथ एसोसिएशन जो की जाती है मुसलमानों की, ये 1979 वो एक सेंट्रल पॉइंट है जिसके बाद कोई एक वाकया, एक शख्स का वाकया हो या कहीं पर भी मुसलमान का नाम आ जाए तो फौरन से उसको इस्लाम के साथ जोड़ दिया जाता है। 1979 के अंदर 3 बहुत बड़े बड़े वाकयात हुए थे जिसके नतीजे में जो वेस्ट की परसेप्शन है मुसलमानों को लेके वो थोड़ी सी बदल गई और उसमें सबसे पहला वाकया जो था वो सीज ऑफ मक्का का वाकया था, 1979 के अंदर हुआ, जिसको मगरबी मीडिया ने 24 आवर्स कवरेज की, जिसके नतीजे में पता चला कि इस्लाम के जो मुसलमान मानने वाले लोग हैं वो अपनी मुकद्दस मकामात के ऊपर भी जो है वो काबिज हो जाते हैं। फिर दूसरा वाकया इरानियन रेवोल्यूशन का आता है। खुमैनी जो है 444 दिन तक अमेरिकन लोग जो हैं वो यरगमाल रहते हैं ईरान के अंदर, तो उसको भी 24 आवर्स जो है वो मगरबी मीडिया जो है वो इस्लाम के साथ जोड़ रहा होता है कि ये इस्लामिक रेवोल्यूशन आ गया। उसके बाद आप देखते हैं कि रशिया ने जब इन्वेड किया अफगानिस्तान के अंदर तो उसके बाद फिर उसी शिद्दत पसंदी को, उस गुस्से को, उस जिहाद की जो फिनोमिना था उसको अमेरिका ने और मगरिब ने इस्तेमाल किया टू कर्टेल द रशिया इन अफगानिस्तान और अल्टीमेटली आप देखते हैं वहां से वो जो एक शिद्दत पसंदी का जो जिन है वो बाहर निकल आता है और उसके बाद दुनिया में होने वाले जो पै दर पै वाक़यात हैं दुनिया के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे वेस्टर्न एम्बेसीज को जलाया जाता है, स्पेशली जो इस्लामिक वर्ल्ड थी, और उसके बाद फिर 9/11 का वाक़या हो जाता है। और 9/11 के बाद आप देखते हैं चाहे वो मगरबी मीडिया हो, इंडियन मीडिया ने तो हमेशा से प्रोपोगेंडा करना था और वो कर रहा है और करता रहा है, तो मगरबी मीडिया भी फिर इस्लाम, मुसलमान, शिद्दत पसंदी, टेररिज्म, फंडामेंटलिज्म, इन चीज़ों के साथ एसोसिएशन हो जाती है। और उसके बाद फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखते हैं कि जैसे जैसे दुनिया के मामलात जो हैं, जियोपॉलिटिक्स तब्दील होती रहती है, वैसे वैसे जो दुनिया का नैरेटिव है वो भी तब्दील होता रहता है। देखिए आज का जो जंगे हैं ना वो सिर्फ मिलिट्री नहीं लड़ती है, ये साइकोलॉजिकल वारफेयर का जमाना है, ये नैरेटिव बिल्डिंग का जमाना है। और सोशल मीडिया के आने के बाद झूठ और सच के अंदर, और अभी डीप फेक और एआई ने आकर तो किसी भी चीज की सही या गलत होने का जो मामला है उसको बहुत ज्यादा मशकूक कर दिया है कि आप किस पे यकीन करो और किस पे यकीन ना करो। ये जो वाकया है अभी जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ और उसके फौरन से बाद आप एक कैंपेन देखते हैं ट्विटर के अंदर जो जिसके अंदर इंडियन, ये आई टू आई नेक्सस है। आई टू आई का मतलब इजराइल एंड इंडिया, ये एक नेक्सस है बुनियादी तौर पर जो कि पाकिस्तान को और स्पेशली इस्लाम को जो है वो मिलाइन करने के लिए और मिसप्रिंट करने के लिए उनकी एक काविश है कि क्योंकि आप देखते हो कि ट्विटर हो या गूगल हो या जितने भी बड़े बड़े सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी ओनरशिप जो है उसके पीछे आपको या तो जूज नजर आते हैं या फिर आपको हिंदू नजर आते हैं। तो वो अपने उस जो ओनरशिप है टेक्नोलॉजी की वो उसको इस्तेमाल करते हुए जो है वो नैरेटिव बिल्डिंग जो है वो करना चाहते हैं। अभी बुनियादी तौर पर आप देखते हैं कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मगरबी ममालिक के अंदर इजराइल के खिलाफ इस तरह की कैंपेन जो है वो शुरू हो जाए। 50% से ज्यादा लोग जो हैं अमेरिका के अंदर उन्होंने इजराइल जो पैलेस्टाइन के अंदर कर रहा है
उसकी मुजम्मत करते हुए नजर आते हैं। और पूरी मगरब के अंदर आपको एक कैंपेन, एंटी इजराइल कैंपेन, फर्स्ट टाइम ये हुआ कि पब्लिक सफेयर के अंदर और पॉलिटिकल सफेयर के अंदर इजराइल को इस तरह से हार्डशिप्स जो हैं और जो बैरियर्स हैं उनको फेस करना पड़ रहे हैं। लिहाजा इसको काउंटर करने के लिए इजराइल की ये स्ट्रैटेजी है। उन्होंने टिकटॉक को भी परचेज करने की बात की, सीबीसी वहां का जो चैनल है उसको भी, मुख्तलिफ जो चैनल्स हैं उनको वो जो है वो परचेज करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो पब्लिक स्फेयर में जो चीज नैरेटिव बिल्ड करती है, टिकटॉक है या दीगर जो एप्स हैं, उनको वो ओन करें और उसके अंदर एल्गोरिदम के फिल्टर लगाने के बाद उस इंफॉर्मेशन को फिल्टर कर दिया जाए जो प्रो पैलेस्टाइन है, और उस इंफॉर्मेशन को सामने आने दिया जाए जो कि प्रो इजराइल है। अभी भी आप देखो, अगर आप वहां पे स्काई न्यूज के जो रिपोर्टर जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कॉमन सिटीजन से सवाल करते हुए नजर आते हैं, तो वो हॉलोकॉस्ट है, एंटीसेमिटिज्म की वो बात करते हैं, और वो ये कहते हैं कि क्या अब आपको अफसोस हो रहा है कि आपने पैलेस्टीन को सपोर्ट किया, और इजरायली हुकूमत जो है वो पैलेस्टाइन को तस्लीम करने की बात करती है या कर चुकी है, तो क्या अब आप इसके ऊपर माफी मांगेंगे? तो उनके सवालों से आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि ये बुनियादी तौर पर एक सोचे समझी साजिश के तहत या प्लानिंग के तहत ये सारा कुछ हो रहा है। अगर तो ये एक वाकया हो गया, और ये वाकया होने के फौरन बाद आपने एक पूरी कैंपेन देखी जिसके अंदर एक पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शर्ट पहने हुए स्टेडियम में लड़का नवीद अकरम खड़ा होता है और उसको एक दहशतगर्द बना के पेश कर दिया जाता है, लेकिन उसकी मिसाल नहीं दी जाती अहमद अल अहमद की, कि जिसने अपनी जान पे खेल के कितने सारे लोगों की जो इस वक्त वहां पे डॉक्टर साहब देखिए ना, ये सब इसमें दो चीजें हुई हैं। जाहिर है इस प्रोपेगेंडा के अंदर उस नवीद अकरम की और उसकी फैमिली की जान को भी खतरे में डाला गया, और उसके बाद जाहिर है इन्वेस्टिगेट तो नहीं किया गया कि इसका ओरिजिन क्या है। और फिर जहां आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दे रहे थे, वहीं जब ये बात सामने आई कि जो साजिद अकरम है उसका ताल्लुक ओरिजिन उसका बेसिकली अफगानिस्तान से है, तो फिर मुझे याद आया कि जब अलकायदा कॉन्स्टिट्यूट हुई या फॉर्मेशन जिस वक्त उस वक्त उसकी हुई, तो वो भी उसका जो एजेंडा था वो भी एंटी इजराइल एजेंडे के साथ थी। फ़लस्तीनियों के हुकूक के लिए जो है वो एक जमात तश्कील दी गई थी। तो बारकैफ अभी भी जो ओरिजिन है दैट इज येट टू बी रिवील्ड कि उसका ओरिजिन कहां से है। देखिए 2019 के अंदर जो है ना, वो ये जो साजिद अकरम बेटा है, नवीद अकरम जो साजिद अकरम का बेटा है, उसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया में एक इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। उसका जो ताल्लुक है 6 माह तक वो तहकीकात जो है वो जारी रही हैं, और दौलत इस्लामिया जो सो कॉल्ड आईसिस जिसकी हम बात करते हैं, उसका जो नेक्सिस है या उसके जो सेंटर्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद हैं, और उसका जो ताल्लुक है दौलत इस्लामिया के साथ या आईसिस के साथ, उसको 6 माह तक 2019 में ऑस्ट्रेलिया के अंदर तहकीकात की गई, तफ्तीश की गई, लेकिन बहुत ज्यादा एविडेंस सामने ना आने की वजह से आप फिर देखते हैं कि जो गाड़ी के ऊपर जो झंडा था वो भी आईसिस का झंडा वहां पे उनकी गाड़ी के अंदर से मिला है। तो बुनियादी तौर पर ये वो आईसिस और दौलत इस्लामिया और फंडामेंटलिस्ट और रेडिकलाइजेशन, रेहान असल में ना इस वक्त दुनिया जो है ना वो बहुत ज्यादा स्कैटर्ड हो चुकी है। इतनी ज्यादा पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल, एथनोसेंट्रिक, आइडेंटिटी बेस्ड जो पोलराइजेशन और डिवीजन हैं वो बढ़ चुकी हैं। अभी पिछले दिनों आपने अमेरिका में भी देखा, इस 2025 के अंदर 389 मास शूटिंग या गन शूटिंग के इंसिडेंट सिर्फ अमेरिका में हुए हैं। हजारों लोग अमेरिका के अंदर अमेरिकन पीपल से निशाना बन चुके हैं। अभी 2025 के अंदर ही स्वीडन के अंदर आपको, ऑस्ट्रिया के अंदर वाकयात होते हैं जिसके अंदर आपको 10-10, 12-12 स्कूल के जो तलबा हैं, और 2012 के अंदर नॉर्वे में एक इंसिडेंट हुआ था जिसके अंदर एक जजीरे के अंदर जाकर बिल्कुल इसी तरह से शूट किया था लोगों ने, और वो उसका ताल्लुक नॉर्वे से ही था और वो नॉर्वे सिटीजन था। तो जब भी दुनिया में अभी 2022 के अंदर भी एक वाकया हुआ न्यूजीलैंड के अंदर, जो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन था उसने क्राइस्ट चर्च के अंदर घुसकर एक 50 से ज्यादा जो मुसलमान हैं उनको वहां पे नमाज पढ़ते हुए जो है वो कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। लेकिन दुनिया में कोई भी लोग उनको जो है ना वो दहशतगर्द नहीं कहते हैं, उनको वो टेररिस्ट नहीं कहते हैं, उनको वो वाइट सुप्रीमासिस्ट की टर्म इस्तेमाल करेंगे, उनके लिए वो टर्म इस्तेमाल करेंगे कि ये जो लोन। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ कता कलामी के लिए माजरत, अभी खबरें सामने आ रही हैं कि सिडनी दहशतगर्दी में भारत के मुलव्विस होने के मजीद शवाहिद भी सामने आए हैं, और ऑस्ट्रेलियाई इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भारतीय हुकूमत से बाज़ाब्ता तौर पर रब्ता भी किया है, और एजेंसीज ने मालूमात और पूछगछ के लिए भारतीय हुक्काम से रब्ता किया। हमलावर के दोस्त ने जो दावा किया था, जो हमने चलाया भी अभी स्टेटमेंट, और वो उसमें इंडियन ऑरिजिन बताता है। तो इस हवाले से अब वो जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं ऑस्ट्रेलिया की, वो मुतहर्रिक हुई हैं और उन्होंने भारत से
राब्ता किया, एंगेज करने की कोशिश कर रही है मजीद मालूमात के लिए? जी, अभी देखें, ये इंडिया का जो काम है ना, ये कनाडा के अंदर भी आप देखते हैं, इंडिया और कनाडा के ताल्लुकात जो हैं वो इसी वजह से खराब हुए कि इनकी जो एजेंसीज हैं वो वहां पे जाके सिख कम्युनिटी के खिलाफ जो है वो काम करती हुई आपको नजर आई। और इसी तरह से ये प्रोपोगेंडा करने के पीछे भी सारी की सारी रीजन थी। और इस तरह से एक ओवरवेल्म्ड किस्म का जो कंटेंट है आपको ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे नजर आता है, ताकि वो जो हकीकत है वो छुप सके। और अभी आप करंटली ये देखते हैं कि जैसे ही वो अभी इंटरव्यू का क्लिप आपने चलाया भी, कि जो फ्रेंड है वहां पे नवीद अकरम का, वो खुद ये कह रहा है कि ये जो इसका ताल्लुक भारत से है और इसकी वालिदा जो है वो इटली से थी। और इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर अच्छा खासा जो मोदी गवर्नमेंट है उसको खुद जो इंडियन लोग हैं वो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जो इंडिया है वो हर जो प्लेटफॉर्म है या हर जगह पे ये जग हसाई का जो सबब बन रही है मोदी गवर्नमेंट। और ये जो काम अभी तक इंडिया आपको मीडिया करता हुआ नजर आ रहा है ना, ये कोई पहली दफा हुआ नहीं है। अभी पहलगाम अटैक के बाद आप देख लें कि जैसे पाकिस्तान ने धुलाई की थी मई के अंदर इंडिया की, उसके बाद जो कुछ इंडियन मीडिया जो बता रहा था कि लाहौर के अंदर बंदरगाह है और कराची के ऊपर कब्जा कर लिया गया है और प्राइम मिनिस्टर वहां से भाग गए हैं और वहां के आर्मी चीफ भाग गए हैं, इस तरह की बातें करके जो क्रेडिबिलिटी थी इंडियन मीडिया की, उसको सबसे बड़ा झटका जो था ये मई के अंदर लगा है। अब दुनिया कतन इंडियन जो मीडिया का कंटेंट है उसके ऊपर ना तो रिलाय करती है ना उसको वो यकीन करती है। और आप देखते हैं कि इसी वजह से जो पाकिस्तान का नैरेटिव है पहलगाम अटैक के बाद, उसको दुनिया ने एक्सेप्ट किया। और इसी तरीके से इंडिया हर रोज गुजरते हुए दिन के साथ अपने लिए जग हसाई का जो असबाब है वो पैदा कर रहा है। ठीक, अब ये डॉक्टर साहब, ये प्रोपेगेंडा तो अनफोल्ड हो रहा है और यकीनन हर गुजरते दिन के साथ इसके ऊपर मोहर तस्दीक भी सख्त होगी, लेकिन थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि इसके जो फौरी तौर पे इंप्लीकेशंस हैं। नेचुरली हमने देखा है कि वेस्ट में भी जब इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है, इवन यूके के अंदर भी हमने देखा चाकू से हमले के जो वाकयात है वो बढ़े। और फिर तो अब ये जो इम्प्लीकेशंस है इसके इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो पाकिस्तान हो इन पर्टिकुलर, हम तो ज़ाहिर है पाकिस्तान की बात करेंगे, तो इस हवाले से आप देख रहे हैं कि कुछ सख्तियां आ जाएंगी? देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक एंटी इमिग्रेंट्स और राइट विंग का जो फिनोमेना है पूरे यूरोप के अंदर वो इमर्ज कर चुका है। अमेरिका के अंदर से भी इमिग्रेंट्स को निकाला जा रहा है। यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में पिछले दिनों यूके के अंदर जो 10 लाख लोग हैं वो लंदन, सेंट्रल लंदन में बाहर निकलते हैं एंटी इमिग्रेंट्स पॉलिसीज के हक में। और इसी तरीके से अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया जो है ये एक मल्टी कल्चरल मुल्क है, इंतहाई खूबसूरत, हर तरह की जो कम्युनिटीज हैं उनको इक्वल राइट्स वहां पे मौजूद हैं। सिख हों, मुसलमान हों, हिंदू हों, ज्यूज हों, वो सारे के सारे बड़ी प्यार मोहब्बत और जगान के साथ वहां पे रह रहे हैं। और उनके लॉज जो हैं वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं तमाम कम्युनिटीज को लेके। लेकिन इस तरह के जब वाकयात जब भी होते हैं तो उन ममालिक के अंदर फिर लॉज को सख्त कर लिया जाता है। अभी नॉर्वे के अंदर और मगरिब के अंदर भी जो इस तरह की जो पॉलिसीज हैं और इस तरह के जो कवानीन है वो बनाए जा रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी अब इस तरह के कवानीन आने वाले दिनों में, अब जितने भी क्वेश्चन उनके प्राइम मिनिस्टर से रिपोर्टर्स करते हुए आपको नजर आ रहे हैं, या मीडिया पे जो नैरेटिव आप इस वक्त एबीसी न्यूज उनके जो नशरियाती अदारा है उसको आप सुनते हैं, तो वहां पे उनकी बातों से ये चीज जाहिर हो रही है कि अब वो एक प्रेशर जो है वो बिल्ड कर रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। एक चीज ध्यान बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखें, कोई एक इंडिविजुअल फर्द जो है उसकी एट्रोसिटीज को आप एक कम्युनिटी के साथ लिंक कर नहीं सकते हैं। देखें, इजराइल एक रियासत है और इजराइल जो है वो हर 30 मिनट के बाद एक बंदे को, एक बच्चे को कत्ल कर रहा है पैलेस्टाइन के अंदर। 70,000 लोग अब तक जो है वो शहीद कर चुका है और अपना जबर और जुल्म कर चुका है। लेकिन क्या इजराइल की जो एट्रोसिटीज हैं उनको हम जूडाइज्म के साथ एसोसिएट करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इसी तरीके से जिस तरीके से इजराइल के देखो, और जो ज्यूज है ना, उनको खतरा मुसलमानों से नहीं है, जूडाइज्म को खतरा इजराइल से है। इसी तरीके से जो इंडिया है वो भी जिस तरीके से ये प्रोपोगेंडा कर रहा है और उस प्रोपोगेंडा के नतीजे में जी डॉक्टर साहब, कथा कलामी के लिए माजरत, मुझे ब्रेक ले रहा है, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक है। डॉक्टर इरफान अली फानी हमारे साथ मौजूद थे और बड़ा डिटेल्ड पर्सपेक्टिव इस सारे मामले के ऊपर उन्होंने दिया है। ब्रेक लेते ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तहरीक इंसाफ पर इस वक्त भारी वक्त चल रहा है। हुकूमत का ये ख्याल है कि ये भारी वक्त तहरीक इंसाफ की अपनी सियासी रविश की वजह से पैदा हुआ है, जबकि तहरीक इंसाफ हुकूमत पर सियासी इंतकाम के इल्ज़ाम लगा रही है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ इदारों के खिलाफ बयानिए में शिद्दत लाती चली जा रही है और इसी के नतीजे में DGISPR ने हालिया दिनों में बड़ी वाज़ेह और मानी खेज मीडिया टॉक भी की, जिसके बाद तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने और माइनस बानी PTI की बाज़गश सुनाई देने लगी। और फिर इसके कुछ दिन बाद साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को 14 साल की कैद की सज़ा सुना दी जाती है और यूँ हुकूमत के लिए
फैज़ हमीद को सज़ा होना एक अखलाकी और सियासी तक़वियत का बाइस बना, क्योंकि इससे ये मौक़िफ़ मजबूत हुआ कि एहतसाब सबके लिए है और कोई भी कानून से बालातर नहीं। हुकूमती हल्के इसे इस बात का सबूत करार दे रहे हैं कि रियासत अब माजी की मुबैना ताकतवर किरदारों से भी हिसाब लेने के मूड में है। फैज़ हमीद की सज़ा के बाद हुकूमत का एतमाद मज़ीद बढ़ता दिखाई देता है और ये इशारे भी दिए जा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ कानूनी और सियासी कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ हो सकती हैं। हुकूमत तहरीक इंसाफ को ये पेशकश भी कर रही है कि माइनस बानी PTI के बाद तहरीक इंसाफ के लिए कोई सियासी रास्ता निकाला जा सकता है, लेकिन गुज़श्ता रोज़ कोहाट जलसे में एक बार फिर वज़ीर आला KPK ने जारहाना अंदाज अपनाते हुए ये वाज़े किया कि तहरीक इंसाफ बानी PTI के हर हुक्म को तस्लीम, और अब तो सुहेल आफरीदी की जो आज़ादी की बात भी कर रहे हैं और वो कहते हैं कि बानी PTI का जेल से पैगाम आ चुका है कि आज़ादी हासिल करो या फिर मौत। ऐसे में अगर इस दफ़ा हम या तो कफन में वापस जाएंगे या फिर आज़ादी लेकर आएंगे। सुहेल आफरीदी इस मुतालिक क्या कहते हैं, ज़रा वो भी आपके सामने रखते हैं। इमरान खान का जेल से पैगाम भी आ चुका है कि आज़ादी या मौत, आज़ादी या मौत। तो अगर हम इस दफा जाएंगे तो या कफन में वापस आएंगे और या आज़ादी लेकर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम यूसुफजई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये स्टेटमेंट सुहेल आफरीदी साहब ने जो दिया है, हमने आपको भी सुनवाया कि खान साहब का पैगाम आ चुका है कि या तो आज़ादी या कफन। ये पॉलिसी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत संजीदा भी नहीं है और मुसलसल ऐसी कार्रवाइयाँ कर रही है जिससे लग रहा है कि वो PTI को दीवार से मजीद लगाना चाहती है। और ये जो सख्तियाँ हो रही हैं इमरान खान के ऊपर और पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर, जो सियासी स्पेस नहीं मिल रहा, तो उसका नतीजा शायद तसादुम की तरफ ही बढ़ेगा, क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब और सलमान अकरम राजा साहब और असद कैसर साहब, ये तो बड़ी कोशिश इन्होंने की कि अफ़वाह तफहीम का रास्ता निकल आए और हुकूमत को उनसे फ़ायदा भी उठाना चाहिए ताकि वो बैरिस्टर गौहर साहब, स्पेशली सलमान अकरम राजा, इन सबसे बातचीत के कोई रास्ता निकालते। लेकिन लग ऐसा रहा है कि हुकूमत ताकत के नशे में है। नहीं, लेकिन यूसुफ साहब, जिन लोगों का, जिन शख्सियात का नाम आपने लिया है, लगता यह है कि ज़ाहिर है बैरिस्टर गौहर चेयरमैन तो ज़रूर हैं, लेकिन शायद उतने इफेक्टिव या एम्पावर्ड चेयरमैन PTI के अंदर नहीं है। अल्टीमेटली तो होता वही है जो खान साहब चाहते हैं और बयानिया उन्हीं का प्रिवेल करता है। ज़ाहिर है बानी चेयरमैन है और अभी सुहेल आफरीदी साहब जो दे रहे हैं ये भी पार्टी की कोई पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये पॉलिसी है जिसके अंदर कोई तब्दीली आई और अब वो कह रहे हैं आज़ादी या कफन। नहीं, देखिए, चूंकि मैंने आपसे कहा ना कि अगर हुकूमत संजीदा होती है, मसले का हल निकालती, तो बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा जो है, इनके पास बिल्कुल इख्तियार है और खान साहब ने इनको बनाया है, कोई किसी और बंदे नहीं बनाया है सर। लेकिन इनकी तो अपनी पार्टी के अंदर नहीं सुनी जाती सर। नहीं, देखिए, वो इसलिए मसले इसलिए बढ़ते जा रहे हैं कि वो अफ़वाह तफहीम की बात करते हैं, हुकूमत मान नहीं रही है, तो प्रेशर बढ़ रहा है वर्कर की तरफ से। वर्कर प्रेशर बढ़ा रहे हैं, बल्कि बहुत ज्यादा बढ़ रहा है प्रेशर। मुझे पता है किस मुश्किल में है हमारी लीडरशिप, लेकिन जाहिर है उसका फिर नतीजा यही निकलेगा, तसादुम। तो हम तो बड़ी कोशिश हुई है, बड़ी ख्वाहिश है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो बड़ी मुश्किल में है। पार्टी तो मुश्किल में है ही है, लेकिन पाकिस्तान भी बहुत मुश्किल में है। यहाँ एनर्जी क्राइसिस खत्म नहीं हुआ है, माशी बुरान खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे आज भी इंडस्ट्रियां बंद होने की तरफ जा रही हैं, टैक्सेस ज्यादा हैं और करप्शन को देखें कि IMF कह रही है कि 5,000 अरब से ज्यादा की करप्शन हो गई है। तो इश्यूज तो हैं। अगर मतलब ये कि अगर इश्यूज आपने हल करने हैं तो फिर आपने रास्ता निकालना होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि हुकूमत ताकत के नशे में या ताकत के इस्तेमाल करने पे तवज्जो रख रही है और उनका ये ख्याल है कि हम ताकत के जरिए इतनी बड़ी पॉपुलर जमात को ख़त्म कर देंगे। जिस तरह उन्होंने नशिस्तें छीनी, जिस तरह उन्होंने इलेक्शन कमीशन के नताइज छीने, मेरा नहीं ख्याल है कि वो पार्टी को ख़त्म कर सकेगी। इससे मसाइल बढ़ेंगे, जो पाकिस्तान के क्राइसिस हैं वो और मजीद बढ़ेंगे। तो अगर हुकूमत संजीदगी दिखा दे और ये जो मैंने आपके नाम बताए इन लीडर्स के साथ राब्ते हो, और तो कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। लेकिन अगर नहीं करेगी और यही बस पॉलिसी जारी रखेगी कि जी सुहेल अफरीदी को मुलाकात की इजाजत ना दी जाए, बहनों को मुलाकात की इजाजत न दी जाए,
तो उसका नतीजा तो फिर मुझे नहीं लग रहा कि कोई अच्छा ही निकलेगा। डेफिनेटली जो वर्कर हैं इस वक्त यूथ हैं। और अच्छा, अब आपको यूसुफ सही पता है साहब देखिए ना, ज्यादातर बातचीत तो हमेशा पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे होती है, पोजीशन ऑफ वीकनेस पे तो नहीं होती। अब जिस जगह पे हुकूमत आ चुकी है, खासतौर पे भी रिसेंटली एक प्रेशर जो DGISPR का था बड़ा स्ट्रांग था और बड़ा ही जारहाना था, जिस जगह पे खड़ी हुई है हुकूमत या रियासत, आपको नहीं लगता कि PTI तो बहुत पोजीशन ऑफ वीकनेस के ऊपर है? अब PTI से कौन बात करेगा? वो तो तब बात होती है जब आपके साथ आवाम नहीं हो। हम तो अपोजिशन पे, हम तो कोई गवर्नमेंट में तो नहीं है, अपोजिशन में है। और यही स्ट्रेंथ होती है किसी पॉलिटिकल पार्टी की कि उसके पास आवाम होती है। तो आप इलेक्शन में भी देख लें, जो इन्होंने हमारे निशान भी छीन लिए, इसके बावजूद हाफ वोट हमने लिए, हाफ सारी पार्टियों ने लिए। तो ये तो नहीं कह सकता कोई कि जी तारिक इंसाफ कमजोर हो गई है या उनसे बातचीत नहीं की जाए। आज भी सबसे पॉपुलर जमात है, इमरान खान सबसे पॉपुलर लीडर है। तो होना तो ये चाहिए कि हुकूमत जो है कोई रास्ता निकाले। अगर वो समझती है हुकूमत कि ताकत के जरिए वो मसले का हल निकाल लेगी तो या बिस्मिल्लाह। क्या गुफ्तगू आपने सुनी है? वी हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आता है। लाहौर में एक अफसोसनाक, दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जहां पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर DSP उस्मान हैदर ने अपनी ही अहलिया और मासूम बेटी को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। पुलिस के मुताबिक 25 सितंबर की रात उस्मान हैदर अपनी अहलिया समीना और बेटी खुनसा को डिनर के बहाने घर से लेकर निकला और बदकिस्मती से ये डिनर उनके लिए आखिरी साबित हुआ। बहरहाल तहकीकात के मुताबिक डिनर से वापसी पर रात तकरीबन 11 बजे के करीब मुलजिम ने सरकारी गाड़ी में फायरिंग करके पहले अपनी अहलिया और फिर बेटी को कत्ल किया। तहकीकात में ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि इस दोहरे कत्ल में किसी शरीक मुलजिम के शवाहिद नहीं मिले और ये संगीन जुर्म उस्मान हैदर ने अकेले ही अंजाम दिया। वारदात के बाद मुलजिम ने अपनी पोजीशन और वर्दी का सहारा लेते हुए वाक़े को अगवा का रख देने की कोशिश की और थाना बरकी में खुद ही अपनी अहलिया और बेटी के अगवा की FIR दर्ज कराई। और इस FIR दर्ज कराने का मकसद ना सिर्फ पुलिस तहकीकात को गुमराह करना था, बल्कि खुद को एक परेशान हाल शौहर और वालिद के तौर पर पेश करना भी था। पुलिस की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब केस की बारीक बीनी से तफ्तीश की तो मुलजिम के बयानात, CCTV शवाहिद, मोबाइल लोकेशन और वाक़याती तज़ादात एक एक करके सामने आते चले गए। नाकाबिल तरदीद सबूतों के मिल जाने के बाद बिलाखिर उस्मान हैदर ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। एतराफ़ के बाद पुलिस ने मकतूला की लाश काना और मासूम बेटी की लाश शेखुपुरा से बरामद की, जो इस बात का सबूत है कि मुलजिम ने कत्ल के बाद शवाहिद मिटाने और तहकीकात को मज़ीद पेचीदा बनाने के लिए लाशें मुख्तलिफ मकामात पर ठिकाने लगाई। पुलिस के मुताबिक कत्ल घरेलू नाचाकी का नतीजा था, जबकि मकतूला की जो बहन है उनके बकौल उस्मान हैदर अक्सर अपनी अहलिया और बेटी पर तशद्दुद करता था, जो इस इंदोहनाक वाक़े के पस मंज़र को मज़ीद संगीन बना देता है। कत्ल के बाद उस्मान हैदर का तर्ज अमल इस जुर्म से कम हौलनाक नहीं। दरहकीकत वो अपने जुर्म को छुपाने के लिए मुसलसल ससुराल जाकर अपनी अहलिया और बेटी को तलाश करने का ड्रामा करता रहा। यहाँ तक कि उसने कई बार अपने ससुराल रिश्तेदारों और उन पर ही अपनी अहलिया और बेटी के अगवा का इल्ज़ाम भी लगाया। यानी एक ऐसा शख्स जो कानून का मुहाफिज था, उसने ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि इंसाफ के निज़ाम का भी मजाक उड़ाया। DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रज़ा ने इस पूरे केस की तफसीलात एक प्रेस ब्रीफिंग में वाज़ेह अंदाज में बयान करते हुए कहा कि ये कत्ल किसी वक्ती गुस्से का नहीं बल्कि एक सोचे समझे मंसूबा था, जिसमें मुलजिम ने अपनी सरकारी गाड़ी, इख्तियार और ओहदे को इस्तेमाल किया। DIG इन्वेस्टिगेशन ने इस केस से मुताल्लिक मजीद क्या इंकशाफात किए, ज़रा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। फ्रंट सीट और बैक सीट दोनों से ब्लड स्टेन्स मिले। तफ्तीश के दौरान उसने खुद एतराफ़ जुर्म किया, जिसमें उसने बताया कि उसने अपनी बीवी और बेटी को 25 की रात को वो एक निजी होटल से खाना खा के निकले थे और दो फायर दोनों को मारकर उसने कत्ल किया। और उसके बाद उसने बीवी की लाश जो है वो काला शाह काकू में एक खाई में डंप की और बेटी की लाश उसने काना के इलाके में एक गंदा नाला है वहां पर डंप की। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और इंपॉर्टेंट स्टोरी को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 16 दिसंबर से शुरू होने वाले अगले 15 रोज के लिए पेट्रोलियम की कीमतों में मुमकिना कमी एक अहम माशी पेशरफ्त के तौर पर देखी जा रही है, जिसका बराह रास्त ताल्लुक आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में जारी मनफी रुझान से है। बैरल अक़वामी सतह पर तेल की तलब में कमी, बड़ी मईशतों में सुस्त रवि के खदशात और सप्लाई चेन में बेहतरी जैसे अवामिल ने खाम तेल की कीमतों को नीचे की जानिब धकेला है, जिसका असर पाकिस्तान समेत दीगर दरामती ममालिक पर भी पड़ रहा है। लेकिन इसी तनाजुर में इब्तदाई तखमीने ये जाहिर करते हैं कि पेट्रोल की कीमत में मुमकिना तौर पर कमी नहायत मामूली होगी और ये कमी मुमकिना तौर पर महज 0.36 रुपये
फी लीटर तक महदूद रह सकती है। ताहम हाई स्पीड डीजल की कीमत में मुमकिन तौर पर नुमाया कमी मुतवक्के है, जो 11.85 यानी 11 रुपये 85 पैसे फी लीटर तक जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि 12 रोज़ के जो आलमी कीमतें हैं उसके डेटा और दरामदी लागत की बुनियाद पर ये अंदाजे लगाए गए हैं, जिनमें अगर आलमी मंडी में मौजूदा रुझान बरकरार रहा तो मजमूई तौर पर फी लीटर कमी 11 रुपये 70 पैसे तक पहुंचने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। इस सूरत हाल में हुकूमत के लिए एक मौका भी है और इम्तहान भी कि वो आलमी कीमतों में कमी का फ़ायदा सारिफीन तक किस हद तक मुंतकिल करती है, क्योंकि माजी में अक्सर देखा गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी सतह पर कम होने के बावजूद अंदरूनी मुल्क कीमतों में नुमाया रिलीफ नहीं दिया जाता। अगर देखा जाए तो पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल में मुमकिन फ़र्क इस बात की अक्कासी करता है कि हुकूमत की कीमतों के तयन की पॉलिसी में टैक्स, लेवी और रेवेन्यू अहदाफ किस कदर अहम किरदार अदा करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेट्रोल पर आयद मुख्तलिफ टैक्सेस और पेट्रोलियम लेवी के बायस इसकी कीमत में कमी का दायरा महदूद रहता है, जबकि डीजल पर निस्बतन मुख्तलिफ साख्त के सबब आलमी कीमतों में कमी का असर ज़्यादा नुमाया हो सकता है, क्योंकि हाई स्पीड डीजल का बराह रास्त ताल्लुक ट्रांसपोर्ट, ज़राअत और अशियाए ज़रूरिया की तरसील से है। इसलिए इसकी कीमत में बड़ी कमी महंगाई के दबाव को कम करने में मुमकिन तौर पर अहम किरदार अदा कर सकती है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।